Hello everyone, I am Mayur Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. In last video, we have already dealt with the IUPAC nomenclature of elements having atomic number equal to or greater than 100. In this video, we are going to discuss the most important topic of the periodic table, that is screening effect. So before starting the video, the same thing I would like to say is do not skip a video a bit and see the video from start to end, because today video is going to very useful to you. So without wasting your time, let's start our topic. तो शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हर एटम में जो है सो एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है सो दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है सो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है सो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि न्यूक्लियस के अंदर जो है सो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन पर जो है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो एक्चुअल फोर्स लगाता है वो एक्चुअल फोर्स से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाने का कारण क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि सरकार जो है सो एक स्कीम निकालती है, ठीक है। उस स्कीम में क्या होता है, वैसे आदमी जो बेरोज़गार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसको जो है सो पैसा देता है, उसको रोज़गार देता है, ठीक है। मनरेगा जैसे एग्जांपल में हो गया। तो सरकार क्या करती है कि वो रुपया जो है सो अब कंसर्न्ड ऑफिसर को देती है और बोलती है उसको में बांट देने के लिए, ठीक है। तो कंसर्न्ड ऑफिसर क्या करता है कि बेनिफिशियरी को पैसा जो है सो बांट देता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बेनिफिशियरी में किसान का फसल जो है सो बर्बाद हो गया। तो जब किसान का फसल जब बर्बाद हो जाता है तो सरकार क्या करती है, मान लेते हैं कि सरकार जो है सो 1 लाख रुपया जो है सो दिया कंसर्न्ड ऑफिसर को कि किसान में बांटना है। तो क्या वो 1 लाख रुपया जो है सो वो किसान में बढ़ पाता है? नहीं बढ़ पाता है। किसान तक आते आते जो है सो 15 से 20 हज़ार तक भी अगर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारे वो कंसर्न्ड ऑफिसर है, बहुत सारे इसके बीच में जो है सो पैसा ले लेते हैं, जिसके कारण किसान तक जो है सो पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे जितने प्रोटॉन का फोर्स लगाता है वो एक्चुअल फोर्स उस पर नहीं लगा पाता है। कारण ये है कि उससे पहले, यानी कि वैलेंस सेल से एक पहले भी एक सेल होते हैं जिसको उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और उससे पहले जो सेल होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट सेल होते हैं, और ये सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो एंटी पेनल्टीमेट सेल के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पेनल्टीमेट सेल के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ फोर्स जो है सो घट जाता है, जिसके कारण एक्चुअल फोर्स जो है सो इस तक नहीं आ पाता। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअल फोर्स न्यूक्लियस नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सोडियम एटम ले लिए, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सो 281 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोडियम एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें ये जो है सो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है सो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है कि ये वैलेंस सेल के यहाँ पे जो है सो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को जो है सो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस पे जो है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियस जो है सो इस पे एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता है? क्योंकि ये वैलेंस सेल के एक पहले वाले सेल में जो सेल होते हैं उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस सेल के पहले भी जो ऑर्बिट होते हैं, जो सेल होते हैं, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो है सो रिपल्सिव फोर्स लगाता है। क्यों रिपल्सिव फोर्स लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो है सो सेम है, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो कि
बैलेंस सेल के अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो है सो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है सो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको हम लोग जोड़कर बोल दिए कि टोटल कितना फोर्स लगता है, तो नेट रिपल्सिव फोर्स जो है सो लगता है। ठीक है, ये हम लोग जोड़कर जो है सो बोल दिए कि टोटल नेट रिपल्सिव फोर्स जो है सो लगता है। ठीक है, तो इसमें हमको जो है सो ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है सो एक्चुअल फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? मान लेते हैं कि न्यूक्लियस चाहता है कि 11 प्रोटॉन का जो है सो फोर्स लगाना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन का फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि के में दो इलेक्ट्रॉन है, फिर से एल में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो है सो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसके कारण मान लेते हैं कि ये सोडियम एटम है, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन जो है सो मिलकर जो है सो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो है सो 3 प्रोटॉन का जो है सो 3 प्रोटॉन का जो है सो फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं 3 प्रोटॉन का फोर्स लगा रहा है, तो इस पे जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसका है, तो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कितने प्रोटॉन का लाएगा? न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन का लाएगा। ठीक है, लेकिन इसका रिपल्सिव फोर्स कितना हम मान लिए? 3 प्रोटॉन का हम रिपल्सिव फोर्स मान लिए। तो इसमें जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो कितने प्रोटॉन का लगाएगा? तो 11 प्रोटॉन माइनस 3 प्रोटॉन करने का मतलब कितना हो जाएगा? तो 8 प्रोटॉन, यानी कि 8 प्रोटॉन का जो है सो फोर्स जो है सो न्यूक्लियस लगा पा रहा है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा रहा है? तो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें से अगर हम नेट रिपल्सिव फोर्स को अगर हम घटा देंगे तो हमको एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम मान लिए हैं कि इसमें कितने रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट रिपल्सिव फोर्स कितना इस पर लग रहा है इसको निकालने का एक तरीका होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले तो हम लोग इसमें क्या देखें, इस एग्जांपल के थ्रू हमको देखने को क्या मिला कि it is seen that the outermost electron of any atom is subjected to 2 forces। तो इसमें उस एग्जांपल में हमको देखने को ये मिला कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पे 2 फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के द्वारा 2 फोर्स लगता है। यानी कि हम लोग बस यही देखें कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स लगता है। पहला अट्रैक्टिव फोर्स जो कि न्यूक्लियस के द्वारा लगता है, दूसरा रिपल्सिव फोर्स जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगता है। ठीक है, यानी कि नेट रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगता है। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ कि ड्यू टू दिस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीन्ड ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिट एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि जितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल पे लग रहा है उसको स्क्रीन्ड ऑफ कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन जो कि इनर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, और इसी फिनोमेना को जो है सो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है सो जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जैसे कि अभी हम बताएं कि मान लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है सो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर 100 रुपया का जो है सो फोर्स लगाना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो 100 रुपया का फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर वो फोर्स लगाएगा 100 रुपीज़ का, जिसके कारण धीरे धीरे न्यूक्लियस यानी कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक वो फोर्स पहुँचते जो है सो वो 100 रुपया नहीं रह पाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ, तो उसके बीच में जो है सो स्क्रीन ऑफ हो गया, यानी कि स्क्रीन हो गया, यानी कि उसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्क्रीन कर दिए, यानी कि उसमें पर्दा हो गया। पर्दा लग गया कहने का मतलब कि वो न्यूक्लियस जो है सो एक्चुअल फोर्स जो है सो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस दैन द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के द्वारा जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाया जाएगा वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है सो लेस होगा, हमेशा लेस होगा। यानी कि न्यूक्लियस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, उससे कम फोर्स जो है सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगा पाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और जो नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है उसको बोला जाता है, ये किसके कारण लग रहा है नेट फोर्स, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण लग रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव के। और जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है। और नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के। ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर वो न्यूक्लियस कितने फोर्स ऑफ, यानी कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगा पा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसे निकलेगा, तो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगा रहा है उसमें से नेट रिपल्सिव फोर्स को अगर हम घटा देंगे तो हमको नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अभी देखें कि जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है। और एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन जो है सो लगाता है। यानी कि अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 ही प्रोटॉन का फोर्स जो है सो उस पर लगा पाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दिए कि जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, यानी कि एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। और नेट रिपल्सिव फोर्स जो होता है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा कि जेड इफेक्टिव जो होता है सो वो बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा के। ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्मा है ये इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिग्मा कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्लेटर्स रूल के बारे में, जिसमें हमको बताया जाएगा कि सिग्मा निकालने का क्या क्या रूल है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।